Hello students, today we are going to discuss financial decision. Before this lecture, I have discussed the objective of financial management, and you know that the only objective of financial management is wealth maximization. और पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर करना है तो आपको 3 तरह के डिसीज़न लेने पड़ते हैं। अगर वो तीनों डिसीज़न आपने करेक्ट लिया तभी वेल्थ मैक्सिमाइज कर पाएंगे, अदरवाइज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो 3 डिसीज़न कौन से थे? इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, फाइनेंसिंग डिसीज़न एंड डिविडेंड डिसीज़न। ये 3 डिसीज़न थे जिन्हें अगर कोई भी फर्म ऑप्टिमली लेती है तो उससे फर्म की वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस होती है, यानी फर्म की वेल्थ यानी कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो आज हम लोग उन्हीं में से पहला डिसीज़न पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीज़न में आता है आपका। फाइनेंशियल डिसीज़न में 3 तरह के डिसीज़न होते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल डिसीज़न मतलब डिसीज़न रिलेटेड टू द फाइनेंस, ये 3 तरह के होते हैं फाइनेंशियल डिसीज़न में। फाइनेंसिंग डिसीज़न, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, डिविडेंड डिसीज़न। यानी जो फाइनेंशियल डिसीज़न होता है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो 3 तरह के डिसीज़न होते हैं। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स वाले वीडियो में भी देखा था। वो फाइनेंसिंग डिसीज़न होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न होता है और डिविडेंड डिसीज़न होता है। तो ये दीज 3 आर द फाइनेंशियल डिसीज़न। इन्हीं फाइनेंशियल डिसीज़न को हम फाइनेंस फंक्शन भी कह सकते हैं। यानी अगर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर द फाइनेंस फंक्शंस, तो आप फाइनेंशियल डिसीजन को ही फाइनेंस फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के डिसीजन होते हैं। पहला डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स होता है हाउ टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। दूसरा आपका है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड, मतलब ये सिलेक्ट करना कि किस एसेट्स में हमें फंड को इन्वेस्ट करना है। एंड द थर्ड डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मीन्स होता है व्हाट पोर्शन ऑफ अर्निंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, मतलब हमें जो भी अर्निंग हो रही है उसका कितना पोर्शन हमें अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये मेनली 3 तरह के डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। इन्हीं 3 तरह के डिसीजन को हम फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। ओके, तो आज हम फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे पहला डिसीजन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, क्या कहते हैं उसको? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या? इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन एज टू हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन ये होता है, ये डिटरमाइन करना कि जितने भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, यानी टोटल फंड्स जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम किन सोर्सेज से ऑब्टेन करेंगे, यानी लॉन्ग टर्म सोर्सेज के किन लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसको बोलते हैं बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होगा? फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स डिटर्मिनेशन एज टू हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। यानी अलग अलग लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं, जैसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज में शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ अ लॉन्ग टर्म सोर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लॉन्ग टर्म सोर्स होता है, रिटेन अर्निंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स, डिबेंचर इज लॉन्ग टर्म सोर्स, लॉन्ग टर्म लोन इज आल्सो कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। यानी इन सोर्सेज से हमें फंड्स को, टोटल फंड्स को हम कैसे जो है रेज करेंगे, कितना हमें किस फंड से पैसे रेज करना है, इससे रिलेटेड जो डिटर्मिनेशन होता है, इससे रिलेटेड जो डिसीजन होता है उसको बोलते हैं बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन आर कंसर्न विद द फाइनेंसिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, फाइनेंसिंग डिसीजन किससे रिलेटेड है? बिजनेस की फाइनेंसिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करना। यानी बिजनेस, आपको पता है हर बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करने से रिलेटेड होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। और इसके अंदर एक काम और भी करते हैं, हम ये भी डिटरमाइन करते हैं कि कितना फंड्स, यानी क्वांटम ऑफ द फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मींस हमें इक्विटी शेयर कैपिटल से कितने फंड्स लेने हैं, इसी तरह डिबेंचर से कितने फंड्स लेने हैं,
प्रेफरेंस शेयर से हमें कितने फंड्स लेने हैं, कितना फंड हमें रिटेन अर्निंग से अवेलेबल कराना है, तो ये भी डिसाइड करते हैं। ओके, तो अब कितने सोर्स होते हैं, अगर सारे सोर्सेज को अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक सोर्स को कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स और दूसरा होता है बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड्स को भी ही हम ओनर्स फंड कहते हैं और बोरोड फंड को हम कहते हैं डेट फंड्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड्स होता है क्या? शेयर होल्डर फंड्स रेफर्स टू द इक्विटी कैपिटल एंड द रिटेन अर्निंग, यानी जो बिजनेस की इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग होती है इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तो शेयर होल्डर फंड किसको कहते हैं? शेयर होल्डर फंड्स मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। अगर हम फंड्स को रेज करते हैं यानी फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं बिजनेस को इक्विटी शेयर के थ्रू या रिटेन अर्निंग के थ्रू, तो इसका मतलब हम शेयर होल्डर फंड्स का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह बोरोड फंड क्या होता है? बोरोड फंड रेफर्स टू द फाइनेंस रेज थ्रू डिबेंचर्स और अदर फॉर्म ऑफ डेट्स, यानी डिबेंचर या दूसरे डेट के फॉर्म से, अगर हम दूसरे डेट्स के जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स से हम फंड लेते हैं तो इस तरह के फंड्स को हम बोलते हैं बोरोड फंड। ठीक है, इसका मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये करते हैं कि हमें फंड्स को, हमारे बिजनेस को कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, कुछ टोटल कितना फाइनेंस हमें लेना है, इससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कितना फंड्स ओनर्स फंड्स का होगा और कितना डेट फंड का होगा, यानी कितना हमें इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग से लेना है और कितना डिबेंचर या अदर सोर्सेज से लेना है। आई होप इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होगी। ओके, तो ये हो गया बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये पहला डिसीजन है, यानी फाइनेंशियल डिसीजन का फर्स्ट डिसीजन आप कह सकते हो फाइनेंसिंग डिसीजन। ये किससे कंसर्न है कि हमें टोटल कितने फंड्स की ज़रूरत है, यानी हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, यानी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हमें अलग अलग लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हमें कैसे टोटल फंड्स को हम अक्वायर करेंगे, उससे रिलेटेड डिसीजन को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं। ओके, तो आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंसिंग डिसीजन नाउ वी मूव्स टू द फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कॉस्ट भी अफेक्ट करती है, रिस्क है, फ्लोटेशन कॉस्ट है, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी आप अगर फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कितना हम फंड्स शेयर होल्डर फंड से लेंगे और कितना हम बोरोड फंड से लेंगे, या जो है ओनर्स फंड से कितना लेंगे और कितना बोरोड फंड से लेंगे, इसका डिटर्मिनेशंस करना पड़ता है। यानी तो इसको हमें ये इसमें हम कितना पोर्शन यानी कितना प्रपोर्शन जो है हम बोरोड फंड से लेंगे और कितना इक्विटी शेयर से लेंगे या ओनर्स फंड से लेंगे, इसका डिटर्मिनेशन होता है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ। अब ये इसको कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि हमें बोरोड फंड से ज़्यादा फंड रेज करना चाहिए कि ओनर्स फंड से करना चाहिए, कि हमें बोरोड फंड का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस केस में हमें इक्विटी शेयर का यूज़ करना चाहिए या सिर्फ इक्विटी शेयर यूज़ करना चाहिए। ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इनको इस पर अफेक्ट जो है इस पर अपना अफेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज डिफरेंट एंड द फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर फैक्टर को देखा जाए तो हर सोर्स की अपनी अपनी जो कॉस्ट होती है, यानी आपको किसी भी सोर्स से अगर फंड्स को रेज करना है तो उसकी अपनी कॉस्ट होती है। ठीक है, और फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो हमेशा उस सोर्स को प्रेफर करता है जिसकी कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। आप भी सोचें अगर आप एक मार्केट में गए और आपको फ्रूट्स परचेज़ करने हैं, अब फ्रूट्स परचेज़ करने हैं, आप सपोज़ बनाना परचेज़ करना है, आप बनाना लेने गए इस तरफ और इसी तरह आपको दूसरे ठेले पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, तो इनमें से आप वहाँ से आप बनाना परचेज़ करोगे जो सबसे कम कॉस्ट पे आपको देगा। तो सबसे पहला जो माइंडसेट आपका बनता है कि जहाँ से आपको सबसे कम कॉस्ट पे मिले वहाँ से ही हम फ्रूट्स को परचेज़ करें। तो इसी तरह जो एक कंपनी जो होती है जो फंड्स को रेज़ करना चाहती है तो वो ये देखती है भी कि कौन कौन सोर्स हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन रेज द फंड्स, एंड उनमें से किसकी कॉस्ट सबसे कम है। तो जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी उसी को कंपनी प्रीफर करेगी फंड रेज करने के लिए। तो ठीक है, तो आपको ऐसे पता है कि सबकी अलग अलग कॉस्ट होती है। जैसे डेट कैपिटल जिसका यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, रेट होता है जो है इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पे करना पड़ता है, ठीक है, इक्विटी शेयर पे भी डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखो तो इन सब में सबसे कम कॉस्ट किसकी होती है, तो सबसे कम कॉस्ट जो होती है बेटा डेट कैपिटल की होती है। डेट कैपिटल की कॉस्ट सबसे कम होती है, इसलिए होती है
क्योंकि इसमें रिस्क सबसे कम होता है, ठीक है। तो डेट जो कैपिटल होती है इनकी कॉस्ट सबसे कम होती है। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फैक्टर को यूज़ करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमें दिखाती है कि सबसे कम कॉस्ट जो है उससे हमें फ़ंड को रेज़ करना है। तो तब हम कहाँ से किस फंड का यूज़ करेंगे, डेट कैपिटल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकेंड फैक्टर जो है वो रिस्क है। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड एज कम्पेयर टू द ओनर्स फंड। फाइनेंस मैनेजर कंपेयर टू द रिस्क विद द कॉस्ट इन्वॉल्व। अब सेकेंड फैक्टर बेटा रिस्क होता है। रिस्क क्या है, आप अगर बोरोड फंड से लेते हो तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, ओनर्स फंड में रिस्क कम होता है। ऐसा आपको पता है कि बोरोड फंड जो होते हैं ये फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, यानी फिक्स जो कॉस्ट कैपिटल होते हैं। यानी बोरोड फंड पे आपको हर हाल में, चाहे अगर आपने डेट कैपिटल का यूज़ किया है तो चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको क्या एज अ कंपनी आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ओनर्स फंड का यूज़ करोगे तो ओनर्स फंड में सिर्फ और सिर्फ कब पेमेंट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के केस में पेमेंट करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ज़्यादा रिस्क इसमें बोरोड फंड में यानी डेट्स कैपिटल में ज़्यादा रिस्क है। तो अगर रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो हम किसको प्रेफर करेंगे, ओनर्स फंड को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ओनर्स फंड जो है में आपको जो है रिस्क कम होता है, ठीक है। यानी अगर बोरोड फंड की बात करें तो उससे कंपेयर में ओनर्स फंड की रिस्क क्या होती है, कम होती है, ठीक। इस तरह तीसरा फैक्टर क्या है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट। The cash flow position of the company also helps in selecting the securities with a smoothly and steady cash flow. Companies can easily afford the borrowed fund, but when the companies have shortage of cash flow, then they must go for owners fund only, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है ये भी आपको अफेक्ट करती है किसी भी फंड्स को लेने के लिए। तो ऐसी कंपनियां जिसकी कैश फ्लो पोजीशंस अच्छी होती हैं, हम यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशंस भी कह सकते हैं, दोनों पॉइंट्स एक साथ ले सकते हैं। तो जिसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होती है वो इजीली फ्लोटेशन कॉस्ट को पे कर सकते हैं, यानी दे आर एबल टू पे द फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसकी जो है कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, यानी कैश की शॉर्टेज पाई जाती है, तो वो उसको चाहिए कि डेट कैपिटल ना यूज़ करें, बल्कि क्या करें, ओनर्स फंड का यूज़ करें, क्योंकि ओनर्स फंड में उसको क्या है, फिक्स बर्डन नहीं होता है। इसलिए अगर जो है एक फ्लोटेशन कॉस्ट भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है कि हमें ओनर्स फंड यूज़ करना है या बोरोड फंड यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर कंपनी के पास जो है सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो वो बोरोड फंड का यूज़ कर सकता है, क्योंकि बोरोड फंड पे आपको जो फिक्स रेट से पेमेंट करना पड़ता है, यानी बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन पे करना पड़ता है, जबकि ओनर्स फंड में आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर फाइनेंशियल पोजीशन यानी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, तो भाई अगर अच्छी नहीं है तो अगर आपने बोरोड फंड यूज़ किया तो आपको एक फिक्स रेट से पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो उसको कहाँ से अरेंज करेंगे आप, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ओनर्स फंड का यूज़ करना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर, ओके। इसी तरह एक फैक्टर हो सकता है लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या है, एक फैक्टर होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कह सकते हैं। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। तो आप जानते हो कि किसी बिजनेस के अंदर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब जैसे कि रेंट ऑफ द बिल्डिंग का रेंट देना, सैलरी देना, इंश्योरेंस प्रीमियम करना, तो दीज आर द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इनको हर हाल में बर्डन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी हर बिजनेस को इस तरह की कॉस्ट को बियर करना ही पड़ता है। इस तरह कुछ होते हैं फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन डेट्स। तो ये इंटरेस्ट ऑन डेट आप तभी पे करोगे जब आप डेट कैपिटल का यूज़ करोगे, तो ये फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी पहले से ऑलरेडी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है, यानी उसकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है, तो जब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट जो है कम होगा। तो ऐसे कंपनी को चाहिए कि वो क्या करें कि इसके लिए बेहतर ये है कि वो जो है फाइनेंशियल कॉस्ट को क्या करें, कम से कम फाइनेंशियल कॉस्ट का यूज़ करें, क्योंकि इनकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। यानी डेट कैपिटल का यूज़ उनको नहीं करना चाहिए। डेट कैपिटल का यूज़ करेंगे तो उन पर फाइनेंशियल कॉस्ट का भी एडिशनल बर्डन आ जाएगा, अभी वो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को ही मीट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसका मतलब यू हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट, तो इस पे आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल कॉस्ट को बियर कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट को यूज़ करेंगे तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ इंक्रीज होती है, शेयर होल्डर्स की अर्निंग इंक्रीज होती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करता है कि हमें फिक्स जो है ओनर्स फंड का यूज़ करना है या डेट फंड का यूज़ करना है, ठीक है, फंड रेज करने में। इस तरह नेक्स्ट है आपका जो है कंट्रोल कंसिडरेशन। जैसा कि आप जानते हो कि कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि एक बिजनेसमैन
अगर ये एक बिजनेसमैन ऐसा चाहता है कि उसके बिज़नेस का कंट्रोल ज़्यादा लोगों के हाथ में हो, तो वो क्या कर सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज़ कर सकता है। बट अगर वो चाहता है नहीं उसका कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में या हमारे ही हाथ में हो, दूसरों के हाथ में ना जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ओनर्स बढ़ जाएंगे तो डिविडेंड का जो शेयर होगा वो कम होता चला जाएगा। तो इसलिए ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, वो डेट कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर कंपनी कंट्रोल कॉन्शियस है, वो चाहती है कि अल्टीमेट जो कंट्रोल होता है कंपनी का वो किसके हाथ में हो, इक्विटी शेयर के हैंड में हो, कुछ लोगों के हाथ में हो, तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा जो है इक्विटी फंड यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर को यूज़ करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ओनर होंगे, ज़्यादा लोगों के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा। इसलिए तब उसको क्या करना चाहिए, डेट कैपिटल का यूज़ करना चाहिए। इस तरह एक फैक्टर यहाँ पर है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है, देखो आपको पता है कि मार्केट में दो तरह की स्टेट्स होती हैं, एक बुलिश पीरियड कहलाता है और एक कहलाता है बियरिश पीरियड, यानी बुलिश टाइम और बियरिश टाइम। बुलिश टाइम क्या करता है, बुलिश टाइम ब्रिंग्स मोर प्रॉफिट, यानी अगर बुलिश टाइम है इसका मतलब आपकी बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पीपल्स लाइक टू इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी शेयर। जब बुलिश टाइम होता है तो हर कोई चाहता है इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेगा तो चूँकि अब अर्निंग जो है प्रॉपर अर्निंग हो रही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर मान लेते हैं प्रॉफिट्स आपका लो है, तो उस मतलब बियरिश मार्केट है या बियरिश टाइम है, तो उस वक्त क्या है, लोग क्या प्रेफर करते हैं, डेट कैपिटल में से फंड को रेज़ करना, क्योंकि डेट कैपिटल से फंड को रेज़ करेंगे तो उसमें आपका क्या होता है भाई, द पीपल गिव्स प्रेफरेंस टू डेट कैपिटल इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट। आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डेट कैपिटल का यूज़ करना पड़ेगा। इसको हमने अभी आगे हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे कि डेट कैपिटल्स कैसे प्रॉफिटेबल होता है। तो द सोर्स ऑफ द फाइनेंस शुड बी चूजन कीपिंग इन द व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द मार्केट। मार्केट की पोजीशंस को भी ध्यान में रख के हमें क्या करना चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस सोर्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंसिंग डिसीजन। ये पहला डिसीजन था जिसको हम बोलते हैं, जो इसके से रिलेटेड फाइनेंस से कि हमें कैसे, हाउ टू ऑब्टेन द फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।